हेलो एवरीवन। तो आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं इसरो एग्ज़ाम में होने वाली सीपीटी के बारे में। तो आपका जो कि 22 सितंबर को सीपीटी एग्ज़ाम होना है इसरो की डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सर हमारा नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 2016 वर्ज़न आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हमें ओपन कैसे करना है। जब आप स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट में जाकर आपको एक्सेल सर्च करना है। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास अगर 2016 वर्ज़न नहीं है तो उसके लिए आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको डाउनलोडिंग का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ, इसके लिए एक वेबसाइट है getintopc.com। जिनके भी सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर नहीं है 2016 वर्जन में, अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप getintopc.com एक वेबसाइट पर जाकर अपना सर्च कर सकते हैं। एक मिनट। तो देखो, यहाँ पर मैंने सर्च किया getintopc.com, जिसमें आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बार का। यहाँ पर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या जो भी वर्ज़न आपको चाहिए आप वो इसमें सर्च कर सकते हैं। और बाकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ भी। अगर जो भी कोई डिफ्रेंशिएट होगा, देखो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल डिफरेंस है जिस भी पॉइंट को लेकर कि चाहे आपके सिस्टम में 2016 वर्ज़न है या नया वर्ज़न है, या फिर हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई पुराना वर्ज़न भी हो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपका वो वर्ज़न आएगा तो वो हम कर पाएंगे या फिर कुछ चेंजेस हो गए, ऐसा कुछ डिफरेंट होगा। नहीं, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हल्का फुल्का देखो चेंजेस आपको देखने को जो मिलेगा वो मैं आपको एग्ज़ाम के दौरान क्लियर ही कर दूंगा क्लासेस में। तो देखो, अदरवाइज़ अगर आप फिर भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इस वेबसाइट पर जाके getintopc.com पे आप यहाँ पे सर्च कर लेना, जिसमें सबसे टॉप में आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, जिसमें आपको यहाँ से डाउनलोड 64 बिट पे क्लिक करना है, जो कि 2.2 GB का सॉफ्टवेयर है। और अगर कुछ पासवर्ड जैसा कुछ आता है तो यहाँ पर 123 पासवर्ड आप उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा चलिए शुरू करते हैं हम एक्सेल की आज की पहली क्लास, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बिगिनिंग से। और पिछले 10-12 सालों के अंदर जितनी भी सीपीटी एग्ज़ाम के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं आज तक, वो सभी पॉइंट्स मैं आपसे इस क्लासेस के दौरान डिस्कस करने वाला हूँ हर क्लास में, कि इस पॉइंट के ऊपर कितने तरीके से लैंग्वेजेस क्रिएट होकर आती हैं। देखो, इतना पेपर जितना कि मुश्किल नहीं होता जितनी की मुश्किल उसकी लैंग्वेज कई बार बना दी जाती है। कई बार एग्ज़ाम को लेंथी क्रिएट कर दिया जाता है। अगर हम फिलहाल ये हुए एग्ज़ाम के बारे में बात करें, 1 और 2 सितंबर को जो अभी करंटली कल और परसों एग्ज़ाम हुआ है, 1 और 2 सितंबर को CSIR डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ASO की पोस्ट के लिए, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही रहा कि एग्ज़ाम तो बहुत इजी था बट उसको लेंथी क्रिएट कर दिया गया। और यही सब चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी CSIR के बैचेस के अंदर भी, कि ऐसा ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो कुछ आगे क्लासेस के दौरान हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ही, और ऐसे उन सभी कीवर्ड्स का भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर आज तक कीवर्ड्स आ चुके हैं किसी भी पॉइंट को लेकर। कि जैसे यहाँ पर इटैलिक ऑप्शन है, इटैलिक का जो ऑप्शन है इसके ऊपर और किन किन कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम के अंदर, कि आपको कोई डिफरेंट कीवर्ड दिए जाते हैं कि जिसका मतलब इटैलिक ही होता है। जैसे कि अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है फिल कलर। अब इसी फिल कलर का ऑप्शन जो है ना, अब जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में कहेगा कि चेंज द सेल कलर। यहाँ पर आपको ऐसा भी कह सकता है कि मैंने यहाँ पर कुछ सेल को सिलेक्ट किया, मुझे अगर इसके अंदर कलर देना है, तो आपको क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि फिल कलर की जगह कि चेंज द बैकग्राउंड कलर या सेल कलर, या फिर कुछ और नेम के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस के दौरान ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फर्स्ट क्लास से। और इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तो काफ़ी समय से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था। तो अब हम डेली इस क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे आपके एग्ज़ाम तक। और जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइनिंग लेनी हो तो आप ज्वाइन कर सकता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। और इसके अलावा जिसको अगर कंटेंट चाहिए तो कंटेंट के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जिसके लिए नोट्स के लिए कुछ चार्जेस रखे गए हैं, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो ओपन करने पर सबसे टॉप में जो आपको बार देखने को मिलती है, यहाँ पर हम इसको टाइटल बार पढ़ते हैं। इसके अलावा अब टाइटल बार में आपको फाइल का नेम और एप्लीकेशन का नेम भी देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड होती है हमारी मेन्यू बार।
अब ये जो सेकंड वाली रो है जिसमें आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सभी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इस वाली रो को मेन्यू बार कहते हैं। और मेन्यू बार के जस्ट नीचे यहाँ पर जो आपको रिबन बॉक्स देखने को मिलता है, हम इसको रिबन कहते हैं। इस हॉरिजॉन्टल टूल बार को रिबन कहा जाता है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये जो रिबन टूल बार है आपको हाइड भी देखने को मिलती है। तो इसको वापस कैसे ऑन करेंगे? ऑन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस में F1, आप अपने कीबोर्ड से जब एक कमांड देते हैं कंट्रोल प्लस F1, ये किस लिए होती है? शो और हाइड द रिबन। इसके अलावा मैं इन सभी की शॉर्टकट्स वगैरह जो है कुछ भी, और थोड़े बहुत नोट्स हैं कुछ, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके अलावा, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। और जो भी सॉल्यूशंस होंगे असाइनमेंट्स के अलावा वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी रेडी किए जा रहे हैं, और कुछ मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को प्रोवाइड भी किए हैं जो भी हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो चुके हैं। आगे करते हैं। और नेक्स्ट है, अब देखो फर्स्ट होती है हमारी टाइटल बार एंड द नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार। और मेन्यू बार के जस्ट नीचे ये जो बॉक्स होता है हम इसको रिबन पढ़ते हैं। और काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है जब आप एग्जाम में सिटिंग लेते हैं तो ये रिबन बार कई बार आपको हाइड मिलती है। तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए आप या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F1 का यूज़ कर सकते हैं, एक ही कमांड से आप शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर हम बाय चांस शॉर्टकट की भूल जाएं या हमारे कीबोर्ड की खराब है, कीबोर्ड की खराब है, तो आप अपनी मेन्यू बार में किसी भी टैब नेम पर, टैब को इसको बोला जाता है यहाँ पर, मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शंस है ना इनको टैब्स पढ़ते हैं, TAB टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डबल क्लिक कर देना आप किसी भी टैब नेम पे, अगेन डबल क्लिक किया, वापस आ गए। तो वापस आ गए यहाँ पर। इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शन है रिबन के अंदर, इन सभी को कमांड्स या फिर ऑप्शंस पढ़ा जाता है। और इसी के जस्ट नीचे हमें एक और लाइन खाली ब्लैंक सेल देखने को मिल रहा है एक वाइड रेंज में, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, और जिसके लेफ्ट साइड में एक नेम बॉक्स भी होता है। इसके अलावा हमें एक्सेल में काम करने के लिए आप नीचे देख पा रहे होंगे एक सिंगल वर्कशीट भी देखने को मिलती है। और एक चीज़ के बारे में अगर बात की जाए कि देखो बहुत सारे एग्ज़ाम में ये चीज़ लिखा हुआ आता है एग्ज़ाम्स में नोटिफिकेशन में कि आपका ये वर्जन आएगा, ये आएगा, तो हर बार देखने को मिलता है फिर भी 2007 या 2010 में से ही वर्जन में से आता है। तो अगर हम बात करें कि 2010 या 2007 के अंदर जो है वो बिल्कुल सेम है सब कुछ, हर एक चीज़ को लेकर सिमिलैरिटी बिल्कुल सेम है टोटली। पर इन वर्जन को लेकर भी जो 2010 के बाद वाले वर्जन है उसमें भी ऑप्शंस को लेकर सिमिलैरिटी बिल्कुल सेम ही मिलेगी देखने को आपको। और आगे हम धीरे धीरे आपको ओवरव्यू भी आपको उसका देंगे कि किस चीज़ को लेकर डिफरेंस है, अगर है तो ठीक है। तो आपको नई वर्जन डालने की भी वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादा कुछ भी, तो आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक्सेल में देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल वर्कशीट देखने को मिल रही है। पुराने में आप काम कर रहे हैं तो 3 शीट भी देखने को मिलेंगी, पर अगर आपको एक नई शीट पे और काम करना है तो नीचे से आप प्लस पे क्लिक करके नई शीट भी ले सकते हैं। वापस आते हैं शीट 1 पे। और इसके बाद अब यहाँ पर हमें काम करने के लिए ना कुछ रोज़ और कॉलम भी दिए जाते हैं। और यहाँ पर रो कॉलम क्या होते हैं, यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर ABCD नाम से ये जो नेम लिखे हुए मिल रहे हैं ना, ये सभी के हमारे कॉलम्स के नेम होते हैं। एंड ये जो 1 2 3 लिखी हैं ये सभी के हमारी रोज़ हैं। अब जो रोज़ होती है ना, ध्यान रखना, ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल। जैसे आपकी नोटबुक होती है, आपकी उसके अंदर लाइंस दी होती हैं, आप उसको रो पढ़ते हैं, तो रो का मतलब लाइंस। तो ये सभी हमारी क्या है, रोज़ हैं। एंड दीज आर कॉलम्स। ध्यान रखना, कॉलम्स हमारे अल्फ़ाबेटिकली होते हैं जबकि रोज़ हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं। इसके अलावा आप एक्सेल शीट पे जब भी किसी बॉक्स पे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ना, हम इन सभी बॉक्सेस को, ध्यान रखना, सेल पढ़ते हैं। और इन सभी सेल्स का एक एड्रेस भी होता है जिसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर से उसका कॉलम का नेम रीड करना है, देन रो नेम। और इसको ध्यान रखना, सबसे पहले हम किसी भी जब सेल का अगर आपको एड्रेस चेक करना है तो सबसे पहले आपको उसका ऊपर से कॉलम का नेम रीड करना है, देन रो नेम। जैसे अब अगर हम बात करें सेल का एड्रेस का बनेगा, फिर अब कॉलम का नेम है F, अब रो का नेम है 5, तो सेल का एड्रेस हो जाएगा F5। या मैंने एक और सेल पे क्लिक करा, अब इस सेल का एड्रेस हो जाएगा C, कॉलम है, रो नेम 9 है, तो नेम ऑफ द कॉलम प्लस नेम ऑफ द रो इज कॉल्ड सेल एड्रेस। तो ध्यान रखना, जो किसी भी सेल का एड्रेस होता है वो एक कॉलम नेम और रो नेम को मिलाकर बनता है। और जब आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं ना, उस एक्टिव सेल का एड्रेस यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे देख सकते हैं, आप नेम बॉक्स में भी देखने को मिलेगा। एक चीज़ और, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन में काम किया होगा और उसके अंदर टाइप भी किया होगा। मैं यहाँ पर आपको एक सेल के अंदर क्लिक करके ना एक सेल में टाइप करके दिखा रहा हूँ। पहले एक चीज़, मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नाम लिखा यहाँ पर हिंदी, जिसमें मैंने एक टाइपिंग एरर भी कर दी, डबल D लिख दिया।
अब मेरे को इसके अंदर अगर करेक्शन करनी है ना, अब ध्यान रखना एक्सेल के अंदर अगर आपको किसी भी सेल में करेक्शन करनी है, सबसे पहला तो ये कि करेक्शन कैसे की जाए। करेक्शन करने के लिए या तो मैं इसको बैकस्पेस यहाँ तक डिलीट करके आई लिख दूँ, या फिर अगर मैंने मान लो कुछ ऐसे टाइप किया और कर्सर को मुझे ना एन के आगे ले जाकर डिलीट करना है, बिना डिलीट करे डी और आई को, अगर आप लेफ्ट एरो दबाएंगे तो देखो सिलेक्शन हट के पिछले सेल पर आ जाएगी। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी भी सेल में कुछ भी अगर डेटा टाइप कर रहे हो, टाइपिंग के दौरान अगर आपसे कोई टाइपिंग एरर हो जाती है, करेक्शन करनी है, तो आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे। अगर मैं यहाँ पर F2 दबाता हूँ अभी, ठीक है, तो यहाँ पर F2 दबाने पर हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर कोई और, अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं, जो भी स्टूडेंट्स आप में से हैं, फर्स्ट टाइम अगर बिल्कुल अनटच हैं अपने कंप्यूटर से, और अगर आप F2 दबा रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि F2 डायरेक्टली काम ना करे। ठीक है, तो आप अपने कीबोर्ड में ना आपको नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे कंट्रोल बटन के साथ एक FN के नाम से एक बटन मिलेगा जिसको फंक्शन बटन बोलते हैं, तो उसके साथ में आप फंक्शन के साथ में दबा सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल F2 करके आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जहाँ पर भी मूव करना चाहे देख सकते हैं आप मूव कर पाएंगे, और इसको आप डिलीट करके एंटर कर देना। नेक्स्ट आता है फिर, अब मुझे यहाँ पर अगर फिर से मैं एक सेल में लिखता हूँ, देखो मैंने फिर से लिखा इंग्लिश, मैं टाइप कर रहा हूँ। अगर मैं सीधा लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो सिलेक्शन हट जाएगी। तो आपको अगर टाइपिंग के दौरान ही अगर कर्सर को मूव करना हो किसी सेल में, या तो आप माउस से क्लिक कर दो उसके अंदर और फिर आप लेफ्ट राइट कर दो, या फिर आप इसके लिए कीबोर्ड से F2 सेल एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी शीट पर कहीं पे भी काम करें, एक बच्चे का मेरे पास एक डाउट फेस करने को मिला था, ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि भाई बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, कहता है बच्चा कि सर मैं एग्ज़ाम में बैठा था, अचानक से मेरा कर्सर कहीं पे और चला गया काफ़ी डिस्टेंस में। अभी देखो हम स्टार्टिंग में काम कर रहे थे, अब एक्सेल में ना टोटल कितनी रोज होती हैं, 10,48,576। अगर आपको किसी शॉर्टकट का प्रॉपर यूज़ नहीं पता, आप गलत कमांड प्रेस कर देते हैं, जिससे कि आपका कर्सर काफ़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर जब आ जाता है, आपको अपनी शीट के वापस स्टार्टिंग पे जाना है जहाँ पर पहले था। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि गलत कमांड प्रेस होने पे कहीं और कर्सर चला जाए, तो आप अपने कीबोर्ड से ना कंट्रोल प्लस में होम बटन प्रेस कर देना। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल होम प्रेस कर रहा हूँ, जिससे कि कर्सर आपका बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एक टेबल स्टार्ट करी, मैंने एक टेबल बनाया, मैंने फर्स्ट सेल में लिखा नेम। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर आप में से किसी की हैबिट है टाइपिंग करते करते कि भाई अगर आप कुछ भी काम करते हैं कंप्यूटर पर, आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, मैंने यहाँ पर लिखा नेम। अब नेम पूरा हो गया, 4 लेटर का है, 4 लेटर का लिख दिया, आगे स्पेस नहीं देना क्योंकि लेंथ खत्म होगी। आगे हमें कुछ अगर नहीं लिखना तो आप आगे एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं देंगे, नहीं तो इस चीज़ का डिसएडवांटेज आपको आगे देखने को मिलेगा, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे। बिना स्पेस दिए करेंगे। फिर हमने आगे लिखा नेम के बाद टैब दबाया। नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए ध्यान रखना टैब का यूज़ करेंगे, गो टू नेक्स्ट सेल टैब बटन, एंड गो टू प्रीवियस सेल, पिछले सेल पे आने के लिए हम शिफ्ट टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेल पे जाएंगे हम, हिंदी लिखा, फिर मैथ लिखा, फिर साइंस लिखा, एसएस लिख दिया। यहाँ पर हमने 5 सब्जेक्ट का नेम लिख दिया और टोटल ले लिया। देन फिर आ जाता है हमारा एवरेज, और हमने कुछ और भी ले लिए, एंटर कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग्स लिख दी। हेडिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ से जैसे ही एंटर दबाया, अब हमारा जो कर्सर है ना वो सेकंड रो के स्टार्टिंग पे आया। हाँ, अगर आपने नेक्स्ट रो सेल पे जाने के लिए टैब का यूज़ नहीं किया, एरो का यूज़ किया, तो आपका स्टार्टिंग पे कर्सर भी नहीं आएगा, तो उसी सेल के नीचे आएगा जहाँ से आपने एंटर किया है। मैंने नेम लिखा, यहाँ पर मार्क्स दे दी। अब मार्क्स लिखने के बाद अब हमें इन सभी एक का ना टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान रखना एक्सेल में हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं वो स्टार्टिंग विद एन इक्वल टू होती है, और विदाउट एन इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने क्या करा, अब टोटल निकालना है पाँचों का। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया। देन उसके बाद अब टोटल किसका करना है, अब देखो 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों का करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू किसके अंदर लिखी हुई है हमारी, अब हमने सेल का एड्रेस लिखना है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्सेल में यहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं ना, ये जितने भी बॉक्सेस हैं, हम इनको सेल पढ़ते हैं, और इन सभी सेल्स का एक एड्रेस भी होता है, जिसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर से कॉलम का नेम रीड करना होता है, देन रो का नेम। तो नेम ऑफ द कॉलम प्लस नेम ऑफ द रो इज कॉल्ड सेल एड्रेस।
तो ऐसे यहाँ पर एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जितनी भी कैलकुलेशन होती है, वो सारी एक फॉर्मूला बेस्ड होती है, और जितने भी फॉर्मूलाज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो सभी एक सेल पर बेस्ड होंगे, ना कि आपकी सेल वैल्यू पर बेस्ड होंगे। आपने कभी भी फॉर्मूला वैल्यू बेस्ड नहीं करना, ध्यान रखना, हमेशा सेल बेस्ड होना चाहिए आपका। अब हमें टोटल किसका करना है, पाँचों सेल का। तो पाँचों का टोटल करने के लिए ना यहाँ पर हम 89 को टाइप नहीं करेंगे। अगर आपने 89 लिखा है फिर 67, मैं अभी 2 का टोटल कर रहा हूँ, एंटर किया, टोटल तो आ जाएगा। बट अगर आपको बाद में इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर नंबर चेंज करने पड़ जाए, और नंबर चेंज करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि सेल एडिटिंग के लिए या तो हम F2 दबाते हैं या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं आप सेल एडिटिंग के लिए, जिसके बाद मैं इसको डिलीट करके 97 कर रहा हूँ, एंटर। एक तो इस तरीके से भी कर सकते हो। एक और आसान तरीका होता है कि किसी भी सेल में अगर आपने करेक्शन करनी है, चेंजेस करने हैं, अगर आप बिल्कुल अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे 65 लिखना है, तो जैसे ही आपने सेल पे क्लिक करा, आप इसको बिना एडिट किए, बिना डिलीट करे, आप सीधा इसके ऊपर ओवरराइट कर दो कंटेंट को। मैंने दोबारा लिख दिया सीधा डायरेक्ट 65, एंटर दबा दिया। यहाँ पर देखो टोटल में तो अभी भी उतनी वैल्यू है जितनी पहली थी, यहाँ पर तो अपडेट हुआ ही नहीं, तो टोटल को हमने डिलीट कर दिया। तो ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, ध्यान रखना सभी सेल पर बेस्ड होने चाहिए, वैल्यू बेस्ड नहीं होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है, अब एक्सेल में आप जितने भी फॉर्मूलाज लगाते हैं, आपने जिस भी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करनी है ना, आपने वैल्यू को नहीं उठाना। जिस सेल में वैल्यू लिखी है, आपने उस सेल का रेफरेंस यहाँ पर मेंशन करना है। तो टोटल का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट बेसिक मेथड से बता रहा हूँ बिल्कुल, तो फर्स्ट बेसिक मेथड की बात करें तो वो होता है इक्वल टू फर्स्ट सेल एड्रेस प्लस में सेकंड सेल प्लस में थर्ड एंड सो ऑन। यानी कि अब देखो फर्स्ट वैल्यू आपकी 89 है, तो हम 89 को नहीं उठाएंगे, यहाँ पर जिस सेल में वैल्यू है उसका एड्रेस, यानी कि बी कॉलम है, रो नेम 9 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे B2। तो यहाँ पर देख सकते हैं B2 सेल का एड्रेस है, प्लस में फिर सेकंड सेल एड्रेस है, C कॉलम है, रो नंबर 2 है। अब देखो रो नंबर तो सेम ही है, कॉलम नेम तो चेंज हो जाएंगे ना, अभी सारे सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट में तो लिखेंगे नहीं, तो फिर आ जाएगा C2, फिर प्लस में D2 प्लस में E2 प्लस में F2। अब यहाँ पर मैंने पांचों का एड्रेस लिखा, टैब दबा दिया, टोटल आ गया इसके अंदर। और अगर आपको पिछले सेल पे जाना है कि यहाँ पर 54 नहीं चाहिए, हमें तो 75 करना है, तो पिछले सेल पे जाने के लिए मैंने शिफ्ट टैब का यूज़ किया, और यहाँ पर मार्क्स चेंज करने के लिए मैंने सीधा इसी सेल पे जाके, अब मैं कीबोर्ड से सीधा 75 लिख रहा हूँ, टैब दबाते ही देखना जो टोटल में अमाउंट है वो आपकी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी, ऑटो करेक्ट हो जाएगी, जितनी भी अमाउंट टोटल बन रही होगी। इसके बाद आता है एवरेज निकालनी है। अब एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगाकर हमने यहाँ पर क्या करा, एवरेज का एक फंक्शन टाइप करा। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक एवरेज का फंक्शन टाइप करा। और जब भी आप किसी फंक्शन के थ्रू अगर कैलकुलेशन कर रहे हो ना, अगर टाइपिंग के दौरान अगर नेम आपको नीचे इस तरह से ब्लू कलर की सिलेक्शन में सिलेक्टेड शो होता है, तो ऐसे में आपको टाइप भी करने की नीड नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से ना टैब बटन का यूज़ कर लेना। जैसे ही मैंने टैब दबाया, देखो यहाँ पर एवरेज पूरा लिखा हुआ आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अब एवरेज निकालनी है पांचों सब्जेक्ट के ऊपर। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या था हमारा, B2 है, तो मैंने यहाँ पर B2 लिखा। इसके बाद अब अगर आप किसी फंक्शन के थ्रू, ध्यान रखना, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी फंक्शन के थ्रू कर रहे हो, तो हम यहाँ पर ना अब हर एक सेल का एड्रेस नहीं लिखेंगे कि B2 फिर प्लस में C2 D2 E2 F2। अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेल का रेफरेंस लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट, जहाँ से लेकर जहाँ तक हमने यहाँ पर एवरेज निकालनी है, पांचों सब्जेक्ट की हैं। तो पांचों की यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट B2 है, और बीच में कोलन का साइन लगाकर शिफ्ट बटन के साथ टाइप करेंगे, L के साथ में दे रखा है, L बटन के साथ में नीचे सेमी कोलन है, ऊपर कोलन का साइन है, तो शिफ्ट के साथ कोलन का साइन, और लास्ट सेल एड्रेस पे क्लिक करा, देखो मैंने यहाँ पर F2 आ गया, या टाइप भी कर सकते हो, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, यहाँ पर इसकी एवरेज आ गई। अभी हमने टोटल निकाला था, ऐसे ही एवरेज भी निकाल दी। मैंने यहाँ पर 2-3 एंट्रीज और कर दी, मार्क्स दे दिए। तो यहाँ पर देखो मैंने 3-4 एंट्रीज और कर दी। अब मुझे इन सभी का भी टोटल और एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमें बार बार अप्लाई नहीं करने होते हैं। फॉर्मूला सिर्फ हम 1 टाइम अप्लाई करेंगे, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट से आप इसको नीचे खींच देना। कहाँ से खींचना है, मैं अंडू कर रहा हूँ। जिस भी सेल में आपने फॉर्मूला लगाया ना, या जब भी आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने पर ये जो आपको डार्क वाइट बॉर्डर देखने को मिलती है,
इसको हम कहते हैं हैंडल, इसको फिल हैंडल पड़ा जाता है। इसके कॉर्नर पॉइंट से आप इसको नीचे खींच दो। तो कॉर्नर पॉइंट कब, कौन सा, जब आप इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे ब्लैक कलर के प्लस में आएगा। चाहे आप इसको क्लिक दबा के नीचे खींचो, या फिर कॉर्नर पे जब आप ब्लैक कलर के प्लस में लेकर जाएंगे ना, आप इसको डबल क्लिक भी कर सकते हो ऑटो फिल करने के लिए। तो यहाँ पर देखो टोटल आ चुका है, या मैंने चारों को डिलीट कर दिया। एक तरीका हमने ये पढ़ा कि सेल बाय सेल मेथड। ये जो हमारा फर्स्ट मेथड था, मैं सेल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ जिससे कि आपको फॉर्मूला शो हो जाएगा। अगर आपने अपने सेल में फॉर्मूला लगाया और एंटर कर दिया, आपने फॉर्मूला दोबारा चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप F2 या डबल क्लिक कर सकते हैं। और बिना कुछ करेक्शन किए, बिना कुछ चेंजेस किए अगर सेल से बाहर आना चाहते हैं फॉर्मूला सेल से, तो आप स्क्रीन पर क्लिक मत करो। कई बार ऐसा होगा कि बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने माउस से क्लिक करके एग्जिट होना चाहा है, तो ऐसे में उसका सेल एड्रेस भी उठाएगा और एंटर दबाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये गलती मत करना, और अगर गलती हो भी जाए तो ऐसे में आप अंडू कर देना करेक्शन करने के लिए। तो एस्केप बटन दबा के आप वापस एग्जिट हो सकते हैं। अब ये जो मेथड था हमारा सेल बाय सेल मेथड था, जिसमें हमने इंडिविजुअली उस हर एक सेल का रेफरेंस यहाँ पर मेंशन किया था जिसको भी मुझे प्लस करना था। एक होता है सेल बाय सेल मेथड, एक होता है यूजिंग बाय सम फंक्शन। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे सेल बाय सेल, चाहे आप फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन करें। और टोटल निकालने के लिए देखो, मैंने अभी आपको एक ही तरीका बताया, आप दूसरे तरीके के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट मेथड होता है सेल बाय सेल मेथड, सेकेंड होता है यूजिंग बाय सम फंक्शन। तो जब भी आपको टोटल निकालना हो, टोटल निकालने के लिए अगर आपके पास मल्टीपल सेल रेंज हो, तो ऐसे में आप इक्वल टू का साइन लगाकर टाइप करेंगे सम, SUM सम लिखेंगे। उसके बाद जब भी किसी फंक्शन की हेल्प से आप कैलकुलेशन करते हैं ना, उसका नेम लिखने के बाद ध्यान रखना हमें ब्रैकेट जरूर लगानी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल। तो टोटल में किस टाइप की हमें कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है। तो जब भी वैल्यूज़ को आपस में आपने जोड़ना हो, एडिशन करना हो, तो आप यहाँ पर सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसमें हो सकता है कि टोटल भी आपको बोला हो पर उसके अंदर प्लस नहीं होना, तो ऐसे में आप वहाँ पे सम करके आ जाए, तो वो गलती मत करना। तो अभी वो पॉइंट भी आने वाला है, डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में भी। तो यहाँ पर हमने सम का यूज़ सिर्फ तभी करना है जब आपने मल्टीपल सेल रेंज पर प्लस करना हो रेंज के ऊपर। तो सम लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाई। उसके बाद अब कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, B2 से लेकर F2 तक। तो मैंने यहाँ पर लिखा B2 कोलन में F2। कोई भी फॉर्मूला जब आप टाइप करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूला सेल में जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो उसके अंदर ना, एक तो आपने स्पेस बार का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना कहीं पर भी। फॉर्मूला चाहे आप स्मॉल लेटर्स में लिखो चाहे कैपिटल लेटर में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और फॉर्मूला ध्यान रखना स्टार्टिंग विद एन इक्वल टू साइन से होगा। इसके बाद लास्ट में हम ब्रैकेट भी लगाते हैं, बट अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया उसके अंदर ब्रैकेट लास्ट में अगर बंद हो दिए हैं, अगर आप नहीं भी लगाते हैं, एंटर दबा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें ब्रैकेट अपने आप ही लग जाएगी। और किसी भी सेल में अगर आपने फॉर्मूला लगा रखा है, उसका फॉर्मूला बिना एडिट किए भी देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला बार के अंदर, यहाँ पर भी आपको शो कर देगा। जैसे अब मैंने यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला देखना है, मैंने इस सेल पे क्लिक करा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, या डबल क्लिक करा। तो ऐसी अगर मैंने यहाँ पर फंक्शन एवरेज की जगह इसमें क्या लिखा, सम कर दिया, वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए एवरेज लिखने पर एवरेज निकल कर आ जाएगी, जिसकी भी हमें एवरेज निकालनी है। इसके बाद अब मुझे अब इन सभी को यहाँ पर भी निकालना है, इन तीनों सेल के अंदर। अब एक तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अब हमें सभी का टोटल चाहिए, तो कॉर्नर पॉइंट से हम इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं। अब अगर आप एक एक को ड्रैग कर रहे हैं कॉर्नर पॉइंट से इस तरीके से, तो टाइम लगेगा। मैंने अंडू करा, कंट्रोल Z से वापस हटा दिया मैंने। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करके कॉर्नर पॉइंट से यहाँ से ड्रैग कर देना। 1 सेकेंड दूंगा, कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ जी, मैं थोड़ी देर में ना, अभी थोड़ा सा ठीक है, 1 घंटा। हाँ जी, ठीक है, मैं फ़ोन कर लूँगा उसमें।
हाँ जी, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं फिर से। तो यहाँ पर अब देखो, हमने यहाँ पर क्या करना है, एक टोटल और एवरेज कैलकुलेट करना है। मैंने दोनों सेल्स को सिलेक्ट करा एक साथ और कॉर्नर से डबल क्लिक कर दिया, दोनों एक साथ ड्रैग हो गए। अगर हमने इन दोनों को भी कैलकुलेट किया होता तो हम चारों को एक साथ भी कर सकते हैं। और इन दोनों का यूज़ क्या होगा, एक होता है मैक्स, एक होता है मिनिमम। अब इनका यूज़ कैसे करेंगे, देखो इक्वल टू max मैक्स, एक फंक्शन जिसका यूज़ हम चेक करने के लिए करते हैं कि अगर आपके पास एक रेंज है मल्टीपल सेल्स की, जिसमें से आपको ये चीज़ चेक करना हो कि इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू या फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू या फाइंड द मैक्सिमम, तो इन सभी कीवर्ड्स में से अगर कोई भी वर्डिंग लिखी आती है कोई भी लैंग्वेज, तो इट मीन्स आपको मैक्स फंक्शन का यूज़ करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। अगर क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू या फाइंड द हाईएस्ट आ जाए या फाइंड द मैक्सिमम कह दे, तो यहाँ पर हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करके, और जब भी आप किसी फंक्शन का यूज़ करते हैं, नीचे नाम अगर आपको सिलेक्टेड शो है, तो ऐसे में आप टैब बटन दबा के आप उस रेंज को क्लिक दबा के ना कुछ इस तरीके से सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और एंटर कर दिया, यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। अब इसमें से हमें चेक करके बता रहा है कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 89। और अगर मैं इनमें से किसी भी एक सेल में रैंडमली कहीं पे भी क्लिक करके अमाउंट बदल के एंटर कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली देखो टोटल भी चेंज हो गया, एवरेज भी बदल गई और मैक्सिमम वैल्यू भी 98 दिखा दिया, क्योंकि मैंने हाईएस्ट वैल्यू चेंज कर दी 98। तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया आपका रिकॉर्ड भी। तो इसके बाद ऐसे एक होता है कि टू फाइंड द लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट आ जाए या मिनिमम लिखा हुआ आ जाए, तो वहां पर हम ऐसे में इक्वल टू मीन, और यहाँ पर देखो सिलेक्टेड शो कर रहा है। हम ब्रैकेट को कीबोर्ड से टाइप ना करके बजाय, तो यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करने के बजाय आप अपने कीबोर्ड से ना टैब बटन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हमें यहाँ पर जैसे रेंज देना है ना, कभी भी किसी भी सेल की रेंज के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, जैसे हमें मिनिमम रेंज निकालनी है यहाँ पर कि फर्स्ट सेल B2 लेना और लास्ट सेल F2, तो आप इसको टाइप करने की बजाय अपने माउस की हेल्प से क्लिक दबा के सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल आसान तरीका होता है। एंटर दबा दिया, आ गया यहाँ पर। मैं इनको भी एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने चारों सेल्स को क्लिक दबा के सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन कैसे करनी है, जहाँ से लेकर जहाँ तक सिलेक्शन करनी है ना, आप उस फर्स्ट सेल पे माउस ले जाओ, आपने लेफ्ट बटन दबा के रखना है, माउस को राइट में ड्रैग करना है लास्ट सेल तक, और जिस सेल से आप सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं ना, उस सेल का कलर आपको व्हाइट कलर में ही देखने को मिलेगा। और कॉर्नर से हमने डबल क्लिक करा, सभी का आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा आइटम्स, रेट, क्वांटिटी और टोटल। एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी टोटल है, अब ऊपर भी टोटल निकाला था, नीचे भी, तो यहाँ पर ध्यान से सोच समझ कर टोटल निकालना। मैंने यहाँ पर लिखा आइटम्स, आइटम्स के बाद में अब यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे कि एप्पल। मैंने कुछ आइटम के नेम ले लिए, प्राइसिंग दे दिया, एंटर कर दिया, और फिर मैंने एक आइटम का और नेम लिखा, 70 प्राइस दे दिया, कुछ इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है। अब देखो टोटल का मतलब ये नहीं कि हमेशा प्लस ही करना है। अब काफ़ी बच्चे आते हैं कि सर यहाँ पर हम सम लगा देंगे, तो सम का फंक्शन आप यूज़ सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वैल्यूज़ आपको प्लस करनी हो, पर यहाँ पर हमें एडिशन तो करना ही नहीं, प्लस तो करना ही नहीं है। भाई आप एक खरीदारी करने जा रहे हैं बाजार में, आपने सेब खरीदे 2 किलो 120 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब 2 किलो खरीदा है भाई, ये जो 120 रुपये प्राइस है 1 किलो का प्राइस है, तो क्वांटिटी आपकी 2 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जहां पर भी क्वांटिटी आ जाती है ना, तो ध्यान रखना प्राइस हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का साइन आप यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ 8 के ऊपर दबाकर। इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी सेल से। आप ये नहीं लिख सकते कि इक्वल टू 120 इंटू में 2 लिख दे, कहीं एंटर कर देंगे, 1 टाइम के लिए आंसर आएगा। अगर बाद में अगर अमाउंट बदल जाती है, यहाँ पर मैंने प्राइसिंग बदल दिए, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट तो वही की वही है। चाहे मैं इसको डिलीट भी कर दूं, आंसर आपको टोटल में तब भी दिखाएगा, क्योंकि जब आपने सेल के अंदर ही मेंशन कर दिया कि आपको किसके ऊपर कैलकुलेशन करके देखनी है, वो तो तब भी दिखाएगा। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कभी भी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, चाहे तो आप सेल बाय सेल मेथड से करो इस चीज़ को। अगर हम सेल बाय सेल मेथड से करते हैं, जैसे प्लस बाय प्लस किया था हमने कि फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल फिर थर्ड सेल, फिर आपने यहाँ पर एक फंक्शन की हेल्प से सम का यूज करके आपने एडिशन किया, ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं
कि एक तो होता है सिंपल सेल बाय सेल मेथड से आप मल्टीप्लाई करें कि किसको किससे करना है, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। सेम फॉर्मूला आपको नीचे भी चाहिए, मैंने कंट्रोल डी दबा दिया, आंसर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, अब देखो इस सेम फॉर्मूला अगर आपको नीचे चाहिए, हमने ऊपर क्या किया था, कॉर्नर पॉइंट से इसको नीचे खींचा था। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर आपको सेम फॉर्मूला नीचे वाले सेल पे चाहिए, आपने अगर कोई रिकॉर्ड बनाया तो ऐसे में आप ड्रैग करने के बजाय माउस से आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ में डी दबा सकते हो ड्रैग सेल करने के लिए, आपका आंसर प्रिंट हो गया। इसके बाद टोटल है जो, अब हमें टोटल में एक दूसरा तरीका भी होता है कि अगर मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल अमाउंट्स होती, मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग सेल में वैल्यू लिख दी, हमें चारों को प्लस करना है तो हमने एक तो पढ़ा था कि इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल प्लस थर्ड सेल प्लस फोर्थ, और सेल का एड्रेस लिखने के बजाय ना आप इक्वल टू का साइन लगा के अगर सेल पे भी क्लिक कर दोगे तब भी सेल का एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा सेल का एड्रेस क्या है। फिर सेकंड सेल एड्रेस को प्लस करना है इसके साथ, फिर थर्ड को करना है इसके साथ, एंटर किया, देखो प्लस हो गया, टोटल आ गया 11। या फिर इसी के ऊपर अगर मैं सम कर देता, अब ब्रैकेट लगाने के लिए हम टैब दबा सकते हैं, रेंज को टाइप करने की बजाय हमने सेलेक्ट किया, एंटर दबा दिया, यहाँ पर देखो C13 फर्स्ट सेल एड्रेस है, कोलन भी बीच में लग गया, लास्ट सेल एड्रेस भी आ गया, ब्रैकेट भी बंद करने की जरूरत नहीं है, टोटल हो गया। पर हमें यहाँ पर सम नहीं करना, मैं सेल को एडिट कर रहा हूँ, हम चाहते हैं यहाँ पर प्लस नहीं करना, हमें तो मल्टीप्लाई करना है। हमने जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई सेल बाय सेल से किया, ऐसे ही हमने अब फंक्शन की हेल्प से करना है, तो फंक्शन की हेल्प से कैसे करेंगे, प्रोडक्ट लगा दो। ध्यान रखना, प्लस करने के लिए सम होता है, मल्टीप्लाई करना हो तो आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। और जब आप कोई फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग के दौरान आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी देखने को मिलेगी, चाहे मैक्सिमम है, मिनिमम है, सम है, प्रोडक्ट है, सभी में आपको देखने को मिलेगा। एंटर कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगी, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, अब 6 को 2 से करा 12 आया, फिर 12 गुना में 4 किया 48 आंसर आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जब आप ऐसे कर देते तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता कि फर्स्ट सेल इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू 4, ये आपका सेल बाय सेल मेथड होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फिर से कुछ आइटम्स, रेट, क्वांटिटी के बजाय अब इस बार हम ले लेते हैं डिस्काउंट, जिसमें मैंने यहाँ पर 60% का एक रेशियो सेट किया और टोटल निकालना है। इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ टोटल निकालने के लिए। तो इसके बाद आता है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स के नाम, जैसे कि मैंने लिखा जीन्स, प्राइस दे दिया 1200 रुपये, शर्ट ले ली मैंने 800 रुपये प्राइस रखा, 60% डिस्काउंट निकालना। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। एक सिंपल डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, कि यही एक सिंगल एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं। इसी पॉइंट के ऊपर आपको मैं एक कुछ असाइनमेंट जो हैं, बहुत सारी असाइनमेंट्स इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे सैलरी है और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो करते हैं। अब देखो डिस्काउंट निकालना है, अब कितने परसेंट है, 60%। अब जैसे आप मार्केट में जाते हैं ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा शोरूम्स पर कि फ्लैट 60% ऑफ, या फिर आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा अप टू 70% ऑफ। अगर बात की जाए इन दोनों में से ज़्यादा फ़ायदा किस में है, 60 में या 70 में? हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट का कहना ये हो कि 70% में है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब क्योंकि फ्लैट वाला का मतलब होता है फिक्स है कि भाई आपको 60% मिलना ही मिलना है। 60 फ्लैट का मतलब फिक्स है कि आपको 60% मिलेगा, चाहे प्राइस आपकी आइटम का कितना भी हो। अप टू का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी कि तक, यानी कि 70% तक चल रहा है। 70% तक चल रहा है मतलब 0 से लेकर 70% तक है। 60 का मतलब फ्लैट दे रखा है, तो फ्लैट का मतलब फिक्स है भाई, 60% मिलना है आपको। फिर चाहे प्राइस आइटम का कितने रुपए का ही क्यों हो, चाहे आपकी आइटम का प्राइस 5000 रुपये का है, चाहे 500 रुपये का है, तो आपको 60% ही मिलेगा ऑन ऑल आइटम्स। अब हमने यहाँ पर कैसे निकालना है डिस्काउंट, बात ये की जाए तो डिस्काउंट किस पे निकाला जाएगा, आपकी परचेजिंग वैल्यू पे। तो वैल्यू क्या है हमारी, जो रेट के अंदर दे रखी है 1200 रुपये। आपने एक आइटम खरीदी जीन्स 1200 रुपये की, अब 1200 रुपये एक सिंगल पीस का प्राइस है, तो डिस्काउंट किस पे निकाला जाएगा, रेट पर ही। तो रेट का एड्रेस टाइप करेंगे, ना कि वैल्यू उठानी है, ध्यान रखना। तो सेल का एड्रेस है D14, मैंने टाइप करने के बजाय क्या किया, इक्वल टू का साइन लगा के सेल पे क्लिक करा, सेल का एड्रेस यहाँ पे टाइप हो गया।
उसके बाद क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, जितने परसेंट, अगर आपको किसी भी सेल वैल्यू पर 5% उस अमाउंट का, किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर आपको 5%, 10%, 20%, 60% कितना भी निकालना हो, आप उस सेल का रेफरेंस लिखने के बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दो उतने ही परसेंटेज अमाउंट से। हमें यहाँ पे 60% निकालना है, आप चाहे तो 60% लिखो या फिर डिवाइड में 100 भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, कैसे मर्जी लिख दो, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा तो हम यही कर लेते हैं। तो 12 गुना में 6 72 होता है, तो 720 डिस्काउंट हो गया। ध्यान रखना ये डिस्काउंटेड वैल्यू है। अब टोटल निकालना है। अब कई बच्चे इसमें भी गड़बड़ करके आता है, टोटल में प्लस करके आ जाते हैं। भाई डिस्काउंट का मतलब लेस मिल रहा है आपको, छूट होता है, तो क्या करना है आपको, डिस्काउंट को माइनस करेंगे किसमें से, जो आपने आइटम खरीदी 1200 रुपए की, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल गया 720 रुपये 60%। अब उसको माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वो हमारी टोटल पेएबल अमाउंट होगी जो हमें पे करने हैं। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों में सेम फॉर्मूला, सेलेक्ट किया, कॉर्नर से हमने ड्रैग कर दिया, आंसर आ गया। तो ये होता है हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं इसी के आगे नेक्स्ट। अब देखो एक्सेल में जब भी आप एक तो कोई भी टेबल बनाते हैं ना, उसके अंदर आपको बॉर्डर जरूर देनी है। तो बॉर्डर देने के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट सेल तक। कैसे करेंगे, फर्स्ट सेल पे माउस लेकर जाएंगे, क्लिक दबाया, और उसके अलावा बाद में क्लिक होल्ड करके रखना है, लास्ट सेल पे ले जाओ, माउस को क्लिक छोड़ दो। इसका एक और आसान तरीका होता है कि अगर आपने किसी भी टेबल डेटा को सिलेक्ट करना है तो आप उसमें सिंगल क्लिक करके डेटा सेल में, किसी भी एक सेल में, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए दबाया, जैसे क्लिक करा मैंने कंट्रोल ए, देखो पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। अगर आपको इस वाली टेबल को सिलेक्ट करना है तो इसमें क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी कंट्रोल ए से ये वाली टेबल हो जाएगी, पर हमें ऊपर वाली चाहिए, मैंने कंट्रोल ए करा। उसके बाद बॉर्डर देना देखो बहुत ही मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। इसके अलावा मैं कई बार एग्जाम में आरटीआई भी देख चुका हूँ इन चीज़ों की, बच्चे लगाते हैं अक्सर कि एग्ज़ाम होने के बाद कि अगर उनके नंबर्स कट हुए हैं, तो हम काफ़ी बच्चों को कहते हैं आपके मार्क्स चाहे कितने भी आए हैं, अगर कट होकर आए हैं तो कितने कटे हैं और क्यों कटे हैं, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में कई बच्चे हमें दिखाने आते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं देख चुका हूँ कि पिछले 2022 दिसंबर के अंदर मेरे पास 2 बच्चों ने आरटीआई लगाकर जब चेक करा तो उसके अंदर ना बिना बॉर्डर के उनकी जो टेबल थी उसकी वजह से उनको 0 मार्क्स दे रखे थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ से मैंने एक तो ऑल बॉर्डर कर दिया, देखो ऑल बॉर्डर आ गई इसके अंदर। अगर हमें अब इसके अंदर ना फर्स्ट रो को भी सिलेक्ट करके ना डार्क करना है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो को क्लिक दबा के सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, बी पे क्लिक करा, बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है, इटैलिक पे क्लिक कर दें। अब बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना यानी कि मोटा करना, या इटैलिक का मतलब होता है तिरछा यानी कि टेढ़ा करना। इसके अलावा इटैलिक के 2 नाम और भी होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, और इस बार CSIR में भी आ रखा था सेम, जो कि बताया गया था कीवर्ड। आप में से कुछ बच्चों ने वो भी उसमें से भी लर्निंग करी होगी तो आपने देखा भी होगा उसमें। तो इटैलिक का एक दूसरा नाम होता है इटैलिसाइज। इसके अलावा एक तीसरा नाम और भी होता है ओब्लिक। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्पेलिंग ओब्लिक। ओब्लिक का जैसे कि साइन होता है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का ओब्लिक का साइन, ये वाला। अब ये भी क्या होता है, सिंबल क्या होता है हमारा, टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, इसलिए इसका एक तीसरा कीवर्ड है। इटैलिक का ही एक तीसरा नाम ओब्लिक भी होता है, जो कि मैंने पीछे सीजल के एग्जाम के अंदर भी देखा था। थर्ड होता है इटैलिक के बाद अब इसमें टेढ़ा हो गया टेक्स्ट, वापस क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है अंडरलाइन का, क्लिक करा अंडरलाइन आ गया। आप इसी में ऑप्शन पे जाके डबल अंडरलाइन भी दे सकते हो, ठीक है, डबल अंडरलाइन आ गई। आपको मैं अभी जो तैयारी करा रहा हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर, 2-4 लेक्चर जो आपके एक्सेल के रहेंगे उसके अंदर मैं आपको अपने हिसाब से करा कर चलूँगा। देन फिर आपके जो सिलेबस में जो पॉइंट्स आपको जिस अकॉर्डिंग दे रखे हैं, फिर मैं आपको स्क्रीन पर आपके सिलेबस को भी स्क्रीन पर शेयर करके उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा उस हर एक पॉइंट को, कि उस हर एक पॉइंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब वो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसके अंदर ना नेक्स्ट में अब बॉर्डर दे दी, डबल अंडरलाइन दे दी, हटा दिया, वापस हमने क्लिक करके वापस हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करने के लिए देखो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है, अब इसको आप फ़ॉन्ट साइज़ भी कह सकते हैं,
टेक्स्ट साइज भी कहेंगे। डेफिनेशन आप जरूर कवर करके चलो, एक चीज़ का खास ध्यान रखो, पहले भी मैं बहुत बार कहता हूँ स्टूडेंट्स को, और आप ये ध्यान रखना, आप जो भी पॉइंट आप लर्न कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन को जरूर कवर करो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज आपको बहुत डिफिकल्ट दी होती है पर क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी होता है, जिसमें ना आपको पढ़ने में परेशानी होती है, जिस वजह से आप कर नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत बार देखने को मिलती है, काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को जरूर नोटिस करो, कवर करो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का साइज आ जाए। अगर कह दे कि चेंज द टेक्स्ट साइज, तो टेक्स्ट साइज का मतलब फॉन्ट साइज होता है, डिफॉल्ट 11 होता है। अगर कोई एक ऐसा साइज आ जाए जो आपकी लिस्ट में अवेलेबल ही ना हो, यानी कि 11 के बाद 11.5 कह दे, 13 कह दे, 13.5 कह दे, तो इस तरह के साइज के लिए आपको क्या करना है, आपने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से क्लिक करा मैंने सेल में, मैंने लिख दिया 12 और एंटर दबा दिया, अप्लाई हो गया 12 साइज। अब यहाँ पे जो मैंने 12 साइज किया, इसकी हेडिंग को सिलेक्ट करके किया। इसके अलावा साथ में दे रखा है फॉन्ट नेम, क्या करना है, अब इसको फॉन्ट नेम भी कहते हैं, फॉन्ट फेस भी कहते हैं, फॉन्ट फैमिली भी कहते हैं। काफ़ी सारे वर्जन में इसका जो नाम है यहाँ पर फॉन्ट के अलावा फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ आता है, तो कुछ में फॉन्ट फेस लिखा हुआ आता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वर्जन में क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर। अब उसके अंदर हर एक वर्जन के अंदर ये चीज़ें कंपनीज चेंज करती रहती है, क्योंकि ऐसे ही मैंने यहाँ पे फॉन्ट नेम कर दिया एजेंसी एफबी। तो इस बार जैसे काफ़ी बार एग्जाम में भी मैंने CSR में काफ़ी फॉन्ट ऐसे कराए थे, उन्हीं में से आ रखा था सारा, एक भी पॉइंट अलग से नहीं था। यहाँ पे मैंने जॉर्जिया कर दिया, जो कि फॉन्ट नेम अभी आ भी रखा था, यहाँ पर भी कर दिया। और इसके अलावा फिर आता है कलर। अब कलर देखो, इसके अंदर दो तरीके के हैं, एक होता है फिल कलर, एक होता है टेक्स्ट कलर, जिसको फॉन्ट कलर भी पढ़ा जाता है। ये जो कलर होता है ना, फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर, ये तो होता है टेक्स्ट का, जो आपने टाइप किया उसका कलर रिप्लेस करने के लिए आपको चेंज करना है। आप इसके साथ में जो ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है एरो शेप में, आप इस पे जाके नॉर्मल करने है अगर आपको, तो ऑटोमेटिक कर सकते हो। और अगर आपको कह दिया जाए कि चेंज द बैकग्राउंड कलर, ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर कभी भी ये कह दिया जाए ना कि चेंज द बैकग्राउंड कलर, या बैकग्राउंड के अलावा अगर कहता है कि चेंज द फिल कलर या चेंज द सेल कलर, देखो 3 नाम आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, फिल कलर, बैकग्राउंड कलर, सेल कलर, और चौथा एक और नाम जो होता है वो होता है शेडिंग। ये 4 कीवर्ड्स होते हैं इसी एक ही ऑप्शन के ऊपर, और ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ में विद डिफरेंट कीवर्ड्स आपको उसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक शेडिंग दे दी, और शेडिंग देने के बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैंने रेड कलर भी दे दिया, नाम भी बदल दिया, साइज भी बदल दिया। इसके अलावा अब देखो, हमने साइज बदला, यहाँ पे फॉन्ट का नाम बदला, तो टेक्स्ट हमारा ना सेल से बाहर भी जा रहा है। बहुत बार होगा कि आपने किसी सेल में डेटा टाइप किया, हेडिंग लिखी, अब वो सेल से बाहर भी जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एवरेज लिखा है जो, अब इस कॉलम की ना विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। इंक्रीज कैसे करेंगे, अगर आपका डेटा कट हो रहा हो, सेल से बाहर जा रहा हो, यानी कि कॉलम की विड्थ कम हो और टेक्स्ट की ज़्यादा, तो जिस कॉलम में आपने टेक्स्ट लिखा ना, यहाँ पर आप उस कॉलम नेम की जो राइट वाली बॉर्डर रह जाए, आप इसके ऊपर जब माउस लेकर जाएंगे, देख सकते हैं अभी माउस की शेप कैसी आपको दिखा रहा है, 2 साइडेड एक एरो आ रहा है प्लस शेप में, डबल क्लिक कर देना इसके ऊपर, डबल क्लिक टू ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। टू ऑटो फिट कॉलम में डबल क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर, जैसे ही डबल क्लिक करा ऑटो फिट होगी, या फिर क्लिक दबा के आप इसी के ऊपर ना इसको ड्रैग भी कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, आपको कितना इंक्रीज करना है। यहाँ पर डबल क्लिक से ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा विड्थ नहीं देगा, जितनी उसको रिक्वायर्ड है उतनी ही यहाँ पर विड्थ उठाएगा। मैंने नीचे एक स्क्रॉल किया, मैंने एक सेल में लिखा यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एंटर कर दिया, या फिर मैं टैब दबा रहा हूँ एंटर की बजाय, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेल पे जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा मार्क्स इन हिंदी। अब देखो दोनों ही सेल्स में क्या हो रहा है, टेक्स्ट हमारा सेल से बाहर जा रहा है। फिर मैंने लिखा मैथ्स, फिर मैंने यहाँ पर लिखा साइंस या SS, या फिर टोटल मार्क्स, टैब बटन प्रेस किया, देन फिर आ जाएगा एवरेज, एंटर कर दिया, नेम लिख दिया, मार्क्स दे दिए, टोटल निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इक्वल टू लिखा, सम कर दिया। अब ब्रैकेट लगाने के लिए मैंने कीबोर्ड से टाइप नहीं कर रहा मैं, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ में सीधा टैब बटन दबा दो, टैब दबाते ही देखो ब्रैकेट लग गई। इसके बाद मैंने चारों को सिलेक्ट करा, टैब दबाया, ऐसे ही फिर मेरे को अगर एवरेज निकालनी है, अब एवरेज देखो सिलेक्टेड शो रहा है,
टैब दबा दिया, उसके बाद मैंने इसको भी चारों को सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबा दिया, एवरेज भी आ गई। अब बात ये आती है कि मैंने यहाँ पर ना कुछ पहले तो सिलेक्ट किया, यहाँ से अभी ऑल बॉर्डर कुछ देर पहले हमने ऊपर वाली टेबल पे किया था, तो ऑप्शन पे जाकर यहाँ से ऑल पे क्लिक किया था, तो ऑल बॉर्डर अभी यहाँ पे ना सिलेक्टेड है, तो मैंने अब इस आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से दोबारा ऑप्शन पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपने कुछ देर पहले यहाँ पर करी, या आपने जैसे इस टेबल को बॉर्डर दी, बाद में एक कॉलम और अगर आपको बनाना पड़ गया परसेंटेज का, या फिर आपको यहाँ पे निकालनी है ग्रेड, तो ग्रेड निकालोगे जब आप, तो यहाँ पर भी तो बॉर्डर दोगे, तो बॉर्डर देने के लिए बार बार आप ऑप्शन पे जाके ऑल बॉर्डर नहीं करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक कर देना है, ऑल बॉर्डर आ गई। अब बात आती है यहाँ पर हमारे मोस्टली सेल्स के अंदर ना डेटा हमारा कट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा मोस्टली सेल में देखो डेटा जो हमारा है वो सेल से बाहर जा रहा है। अब हमें एक ही सेल के अंदर फिट करना है। एक होता है हॉरिजॉन्टली फिट करना, एक होता है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब इन सभी कॉलम्स की हम चाहते हैं विड्थ को ना इतना ही रखना है जितनी अभी दिखा रहा है। जितना भी सेल से बाहर जा रहा है ना कंटेंट, हम चाहते हैं वो सेल के अंदर ही आ जाए नीचे की तरफ। जैसे कुछ इस तरीके से कंडीशनल वर्ड ऊपर है, फॉर्मेटिंग नीचे, सेल वर्ड ऊपर है, स्टाइल नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट किया मैंने सभी को, यहाँ तक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आपको एक रैप टेक्स्ट के नाम से, स्टार्ट इन नेक्स्ट सेल इन सेम सेल, सॉरी स्टार्ट इन नेक्स्ट रो इन सेम सेल। अगर आपको एक ही सेम सेल के अंदर, यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो रैप टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, एक ही सेम सेल के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग कंटेंट जितना भी है ना, अगर सेल से बाहर जा रहा है, आपको नीचे रैप करके लेकर आना है, तो ऐसे में आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक करा, आपका कंटेंट जितना भी कट हो रहा था, सेल से बाहर जा रहा था, यानी कि वो नीचे रैप होकर आ गया। बट इसके अंदर यहाँ पर देखो जो सिंगल हाइट के अंदर कंटेंट था वो तो आपका नीचे ही प्लेस कर गया। अभी इसको भी पढ़ेंगे। अब मैंने इन सभी को सिलेक्ट करा, देख सकते हैं। अब यहाँ पर वापस मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में रैप टेक्स्ट को मैं वापस ऑफ कर देता हूँ, वापस क्लिक करके। अब ये तो था एक वर्टिकली इसको एडजस्टमेंट करना, कि बिना विड्थ चेंज करे अगर आपको उसको हाइट वाइज सेट करना हो तब तो हम ऐसे कर लेंगे। बट हम ये बात करते हैं कि अब कि अगर हमने यहाँ पर नीचे शो नहीं करना, इसी के आगे दिखाना है, तो कॉलम की विड्थ या तो क्लिक दबा के इंक्रीज करो, या डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऑटो फिट कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम में जो नेम ऑफ स्टूडेंट है ना, वो इतना ही रखना है जितना अभी दिखा रहा है, कुछ इतना एस तक। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट वर्ड जो हमारा कट हो गया ना, वो नीचे आ जाए, पर बाकी सभी सेल के अंदर हमें यहाँ पर ऐसा ही शो करना है, तो बाकी को आप चेंज कर दो, और इसके ऊपर जितना आपको ऊपर दिखाना है उतनी विड्थ दिखा दो। मान लो अगर आपका ऑफ भी कट हो रहा है, और अगर असाइनमेंट में ये शो कर रखा है मैंने किसी में कि भाई यहाँ पर ऑफ भी आगे था और स्टूडेंट नीचे था, तो ऑफ तक इसकी विड्थ बढ़ा दो। और स्टूडेंट्स सेल के अंदर डबल क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपका ऐसा कंटेंट है कोई कि रैप टेक्स्ट ऑन करने पे रैप अगर नहीं हो पा रहा है, देखो अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ ना, और अब मैं इसको रैप करूंगा, तो देखो ये रैप ऑन तो हो जाएगा बट काम नहीं करेगा। हम चाहते हैं इसकी विड्थ भी इतनी चाहिए। या फिर अगर बात करें, एक सिंपल सा ऑप्शन दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, देखो एक सेल में सीरियल नंबर। अब देखो ये एक नॉर्मल विड्थ के अंदर सिंपली आ पा रहा है बिल्कुल ईजिली। अगर आप इसको रैप करोगे तो ये रैप नहीं होगा, क्योंकि उसको जब आगे पूरा स्पेस ही मिल गया तो वो रैप क्यों होगा। रैप तो तब होगा अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता है ना सीरियल नंबर, एंटर कर रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिकली नीचे चला गया क्योंकि रैप हमने ऑन कर रखा था। हाँ, अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, वापस चेंजेस कर देता हूँ, NO लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तब तो कंटेंट आपका नहीं जाएगा नीचे की तरफ रैप होकर। तो हम चाहते हैं कि अब इसके अंदर विड्थ भी कम नहीं कर सकते ऐसे इसके अंदर कि वो नीचे चला जाए। तो जहाँ से भी इसको रैप करना है ना, आपने ऊपर से ऑफ करेंगे, जहाँ से भी रैप करना है डबल क्लिक करके सेल के अंदर वहाँ पे आप कर्सर रख दो। हम चाहते हैं नंबर नीचे आ जाए, सीरियल ऊपर आ जाए, तो नंबर के स्टार्टिंग पे रख के आप कीबोर्ड से ऑल्ट बटन के साथ में एंटर दबा देना, रैप टेक्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे नेम ऑफ, इसके बाद मैंने ऑल्ट एंटर दबाया, साथ के साथ भी कर सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एंटर कर दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर मार्क्स इन, इसके बाद मैंने ऑल्ट एंटर दबाया, हिंदी लिखा, एंटर, मार्क्स इन, ऑल्ट एंटर दबाया, इंग्लिश। तो इस तरह से साथ के साथ भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। आगे करते हैं।
इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने कुछ कैलकुलेशन करनी है, मैंने यहाँ पर जैसे एवरेज निकाल दी, एवरेज निकालने के बाद में मैंने चारों सेल को सिलेक्ट किया। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट के बाद में ना आपको एक डेसिमल वैल्यू भी दिखा रहा है 0.6, 0.2, अब इसमें एग्जैक्ट 43 है, इसमें 0.6 है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो एवरेज का कॉलम डेटा है, इन सभी में हमें पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं इन सभी को ऑफ करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि रिमूव द डेसिमल, या फिर आ जाए 0 डेसिमल प्लेस, या फिर आ जाए राउंड ऑफ डेसिमल्स। इन सभी का मतलब एक ही है कि इसका मतलब पॉइंट के बाद में जितनी भी वैल्यूज है ना उन सभी को आपने रिमूव करना है। यहाँ से ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज डेसिमल के लिए, क्लिक बाय क्लिक चेंज कर दो। अगर आपको बढ़ाने के लिए बोल रखा है कि विद 2 डेसिमल, कि 3 डेसिमल चाहिए, 4 चाहिए, जितने भी गिवन हो वो आप उसमें यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। हमने 2 कर दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट में, अगर आपको कोई भी ऐसा कंटेंट दिया जाए, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दी, मुझे इन सभी में ना कोमास लगाने हैं। देखो कोमास के ऊपर जरूरी नहीं है कि आपको यूँ कह दे कि भाई कोमा स्टाइल अप्लाई करना है, कि चेंज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स विद कोमा स्टाइल, या आपको ऐसा भी कह सकता है कि कैलकुलेट द डेटा एंड अप्लाई कोमा फॉर्मेटिंग या कोमा स्टाइलिंग के अलावा काफ़ी बार आपको ये देखने को मिलेगा एग्जाम में कि अप्लाई 1000 सेपरेटर टू दिस रेंज। आपको किसी भी रेंज पे अगर कहते हैं ना कि 1000 सेपरेटर अप्लाई करना है, 1000 सेपरेटर का मतलब कोमास अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक करा, देखो क्लिक करते ही यहाँ पर अप्लाई हो गया, कोमा स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और अगर आपसे गलती से क्लिक हो जाता है, आपको रिमूव करना है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोमा ऑन करने के बाद में अकाउंटिंग आ रहा है ना, जहाँ पर यहाँ से जाके आप इसको जनरल करेंगे तो देखो नॉर्मल हो गया। अगर आपको किसी असाइनमेंट में सीरियल नंबर की बात की जाए तो सीरियल नंबर में मैंने यहाँ पर देखो 1 लिखा, एंटर किया, एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, लिख दिया। अगर हमें 1 से लेके 5 तक पूरी नंबर टाइप ना करनी पड़े, इसके लिए क्या करेंगे, 1 लिख के ना आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, देन अब आप इसको कॉर्नर से ड्रैग कर दो, 1 2 3 4 5 हो गया। अगर आप इसको 1 लिख के ओनली सिंपल ड्रैग करते हैं माउस से तो सारे 1 आएंगे। अगर आपको वैल्यू 1 पॉइंट इंक्रीज करनी है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखो और फिर आप इसको नीचे कॉर्नर से खींच दो, जिससे कि आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 पॉइंट। अगर आपके किसी असाइनमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने इसको डिलीट कर दिया सभी को, कि 1 के बाद डॉट लगा हुआ है या 1 से पहले 0 लगी हुई आ रही है, देखो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसके लिए आप क्या करो, लिखने से पहले ही आप पहले रेंज को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जहां पर जनरल लिखा हुआ है ना, आप इसके अंदर लिस्ट पे जाकर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट में टेक्स्ट का, आप इसका यूज करो, देन यहाँ पे टाइप कर दो 1 डॉट या 2 डॉट, पर ये ड्रैग नहीं होगा, ध्यान रखना। 01 लिखा, 02 लिखा, जो भी आपको लिखना है वो आप टाइप कर सकते हैं आप। और अगर आपको सीरियल नंबर रोमन में बोला गया कि आपको सीरियल नंबर लिखना है, तो रोमन में कैसे लिखेंगे, आपने अपने कीबोर्ड से ना रोमन में 1 लिखना है, यानी कि तो कैसे लिखा जाएगा, ABCD का अल्फाबेट होता है I कैरेक्टर, I लिखा यहाँ पे, फिर II, III, फिर IV, देन V, फिर VI, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्चुअली में, सीरियल नंबर्स। इनका यूज़ कर सकते हैं रोमन में डिज़ाइन करने के लिए। और मैंने कुछ असाइनमेंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दी थी, एक बार असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि असाइनमेंट्स की जो प्रैक्टिस है वो आपको कैसे करनी है इसके अंदर। देखो जैसा असाइनमेंट आपको दे रखा है ना, आपको एज इट इज़ असाइनमेंट डिज़ाइन करना है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। और 10 मिनट का आप टाइमर लगा के असाइनमेंट को कवर करो और प्रॉपरली सिटिंग लो, माइंड को प्रॉपर एक जगह पर सेट करना है। ये ना हो कि आप बार बार फ़ोन बीच में यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप सेटिंग ले सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, देखो आप टाइमर भी लगाते हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे काफ़ी देर में बने, टाइम लगेगा, ठीक है। पर इन लैंग्वेजेस को थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली रीड करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम आपको कंटेंट डिज़ाइन करना है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी सेल में आपने डेटा एंटर किया है वो लेफ्ट में है या राइट में है,
हर चीज़ को आपने ना ऑब्जर्व करना है कि लेफ्ट में या राइट में है, क्या आपको डेटा बोल्ड दिखा रखा है या टैलिक या अंडरलाइन, कौन से सेल से स्टार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें ये तो हमने आज की क्लास में पढ़ा कि टोटल निकालना, एवरेज निकालना बाय एप्रोप्रिएट फंक्शन का मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अब जैसे टोटल के लिए चाहे आप इक्वल टू सम वाला यूज़ करें, चाहे B2 + C2 वाला करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ठीक होंगे। यहाँ पर एवरेज निकालनी है, इक्वल टू एवरेज लेके आप इन चारों की रेंज लिख देना। उसके बाद हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स भी निकालने हैं। आपने हाईएस्ट और लोएस्ट भी पढ़ा था, तो यानी कि आज की क्लास में, यानी कि हाईएस्ट लोएस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्स और मिन फंक्शन का यूज़ करके हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हेडिंग का नेम बनेगा बाय क्रिएटिंग ए न्यू कॉलम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। यानी कि एवरेज के बाद में आपको नया कॉलम क्रिएट करना है, एक मैक्सिमम के नाम से, एक मिनिमम के नाम से, जो कि आज की क्लास में आपने पढ़ा था। और इसमें देखा है बोल्ड द टेक्स्ट इन ऑल फील्ड। फील्ड का मतलब यहाँ पे हेडिंग्स होता है, ओनली ऊपर वाली हेडिंग्स, तो आपने इन सभी हेडिंग्स को बोल्ड भी करना है। एंड चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ लैंडस्केप। ओरिएंटेशन का मतलब पेज की जो डायरेक्शन है वो एक तो होता है सीधा हम वर्टिकली निकालते हैं ऐसे वर्टिकल में, और फिर होता है ऐसे करके लैंडस्केप, पेज की डायरेक्शन। वो कहाँ पे मिलेगा? पेज लेआउट में ओरिएंटेशन पर जाकर यहाँ पर आपको लैंडस्केप का ऑप्शन मिलने वाला है, तो यहाँ से आप बदल देना। और उसके बाद आपने अपनी फाइल को सेव करना है। तो सेव कैसे करना है वो आपको पता होगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में ये भी डिस्कस कर देंगे कि सेव कैसे करना है। और देखो सेकेंड असाइनमेंट में आपको वही चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर आप जब रैपटेक्स भी पढ़ा आपने, ये वाला डेटा भी कैलकुलेट करा था आपने इसके अंदर टोटल निकालनी है सभी की, बोल्ड और सेंटर करना है सभी हेडिंग सेल्स को, और आपने इसके अलावा एक नई रो भी क्रिएट करनी है आफ्टर स्पीकर। तो एक पॉइंट और मैं आपको छोटा सा और पढ़ाने वाला हूँ इसी के अंदर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक टोटल निकालना है, एक रो ऐड करनी है। कहाँ पर? अमन से पहले। अगर आपने कोई भी एक रिकॉर्ड डिज़ाइन किया, उसके बीच में अगर आपको कुछ ऐसा कह दे कि इंसर्ट ए न्यू रो आफ्टर अनुज। अब अनुज यहाँ पे क्या एक एंट्री है हमारी, हमें अनुज के बाद में एक नई रो का डेटा एंटर करना है। जब भी आपको एक्सेल में एक न्यू डेटा एंटर करना हो किसी भी टेबल डेटा में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस रो से पहले चाहिए ना हमें, हमेशा उसी के रो नंबर पे ध्यान रखना। अगर हमें अनुज के बाद चाहिए तो अनुज के बाद वाली रो नेम पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। अगर आपको अमन के बाद में चाहिए तो रवीशा वाली पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। अमन वाली रो नंबर पे आप राइट क्लिक करके अगर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर रो ऐड होगी। इसके बाद अब आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं रिकॉर्ड। हमने यहाँ पर एक एंट्री कर दी, मार्क्स दे दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना, अब देखो इन सभी को भी तो कैलकुलेट करना है। चाहे तो आप ऊपर वाली रेंज को चारों को सिलेक्ट करके कॉर्नर से इसको ड्रैग कर दो, या फिर मैंने चारों को सिलेक्ट किया, आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था, Ctrl+D दबा दो, ड्रैग हो गया ऊपर वाला। सेम फॉर्मूला चारों सेल में अपने आप लग गया जो जो ऊपर लगे हुए थे। अब यहाँ पर बोल रखा था क्रिएट ए न्यू रो आफ्टर स्पीकर। स्पीकर के बाद में यानी कि थिएटर वाली रो नेम पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, देन आपको डेटा यहाँ पर मेंशन है तो आप यही वाला लेंगे और सेव कर देंगे। ऐसे ही थर्ड में आपको डिस्काउंट के ऊपर, अब इसके अंदर देखो वैट भी निकालना है, और इसमें टेबल दिखा रखा है कि आपको रो नंबर 3 से बनानी है, और हेडिंग्स भी बोल्ड है तो मतलब आप भी बोल्ड करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं लिखनी, ये तो आपकी रो और कॉलम के नाम है, बस दिखाने के लिए दे रखी है कि आपको इस नंबर रो से बनानी है। और A3 से लेकर यहाँ से आपको यहाँ पे 7 इस सेल का एड्रेस होता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपकी एक टेबल है। और देखो इसके अंदर सेंटर अलाइनमेंट भी है, इसके अंदर देखो सारी राइट है, और हेडिंग में देखेंगे तो हेडिंग सारी सेंटर में आपकी। तो आपको यहाँ पे टोटल निकालना है, वैट निकालना है, नेट प्राइस निकालना है। आपने जो आज डिस्काउंट का फॉर्मूला किया था, वैट के अंदर भी सेम फॉर्मूला लगेगा टोटल के ऊपर, और टोटल में फिर आपको इन दोनों को देखना है, प्लस कर देना। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस असाइनमेंट के बारे में भी। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी असाइनमेंट नंबर 4 की बात करें तो ये भी आप कवर कर सकते हैं। एक छोटा सा और पॉइंट करा देता हूँ जिससे कि आप पहले 4 असाइनमेंट बड़े ही आराम से कवर कर सकते हैं। और हाँ, आपको जो मैंने ये ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर हेडर और फुटर का पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो आज क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं एक छोटा सा क्लास पॉइंट, और जैसे हमने यहाँ पर अभी एक रो इंसर्ट की थी, अगर रिया से पहले चाहिए तो रिया वाली रो नंबर पे राइट क्लिक करके इंसर्ट, ये तो हो गया रो के लिए। ऐसे ही वापस आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। सेम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी कॉलम नेम के ऊपर राइट क्लिक किया, इंसर्ट करा है, तो कॉलम ऐड कर सकते हो। डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसके अलावा अगर हमें इसके ऊपर एक रो टॉप में लेनी है, ऊपर ऑन द टॉप ऑफ टेबल, इंसर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इसकी
फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक जितनी हेडिंग है उतने सभी सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने ना एक ऑप्शन दे रखा है मर्ज का। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा, मर्जिंग कर दी। मर्ज करने के बाद में यहाँ पर मैंने एक टाइटल दे दिया रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। देखो मैं आपको बहुत ही कम क्लासेस के अंदर बड़ी सिंपल तरीके से ये सारा डेटा है जो जितना भी एग्ज़ाम में आने वाला बड़ी जल्दी ही इजीली तरीके से कवर करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट देखो आपको मैंने आज काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर करा दी एक ही फर्स्ट लेक्चर में, तो आगे भी हम बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। हमें बताएं कि अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर टाइप कर देता हूँ, ये लीजिए। तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।